2022 का वो साल था, अक्टूबर नवंबर का महीना था, जब दिल्ली के महरौली इलाके से आई एक खबर ने पूरे देश को दहला दिया था। वो खबर थी आफ्ताब पूनावाला और उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर का। वही श्रद्धा वॉकर जो मुंबई से दिल्ली आई और उसके बाद महीनों पड़ी रही। किस्तों में चुन चुनकर आफ्ताब पूनावाला फ्रिज से लाश के टुकड़े निकालता और जंगलों में इधर उधर फेंकता रहता और फिर वापस आता, उसी घर में रुकता, सोता, खाता, पीता, फिर टुकड़े फेंकता। जब ये केस खुला तो पुलिस को उन टुकड़ों को समेटने में हफ्ते लग गए थे, लेकिन फिर भी तमाम टुकड़े नहीं मिले और उस श्रद्धा का अब तक अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो बरामद हुए लाश के नाम चंद हड्डियां, वो अब भी एक केस प्रॉपर्टी है और दिल्ली में ही रखा हुआ है। श्रद्धा के पिता कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन जब तक केस का खुलासा नहीं होगा, अंतिम संस्कार नहीं होगा। श्रद्धा केस ने और इस केस को जिस तरीके से अंजाम दिया गया और उस फ्रीज के नाम ने इस देश में एक नया चलन शुरू कर दिया था, उसके बाद अलग अलग शहरों में कई जगह से ऐसे फ्रिज से लाशें मिली। इत्तेफाक से 2022 की वो कहानी 2024 में फिर से दोहराई गई है। बस इस बार शहर अलग था, तब दिल्ली था, इस बार बेंगलुरु है। महालक्ष्मी 29 साल की एक महिला जो कि नेपाल की रहने वाली नेपाली की नागरिक है। 2019 में उसकी शादी नेपाल के ही रहने वाले हेमंत दास से होती है। शादी घर वालों ने की थी और दोनों खुशी खुशी से रहते थे। फिर रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश दोनों बेंगलुरु आ जाते हैं। बेंगलुरु में आने के बाद एक मोबाइल शॉप पर हेमंत नौकरी करने लगता है, जबकि महालक्ष्मी एक बेंगलुरु के नामचीन मॉल के एक ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप पर टीम लीडर के तौर पर काम करने लगती है। दोनों की जिंदगी काफी खुशहाल थी और कुछ दिन बाद इन दोनों की एक बेटी हुई। तब भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2023 आते आते दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई और इस कड़वाहट की वजह थी शक। और ये शक हेमंत को हुआ अपनी बीवी महालक्ष्मी को लेकर कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता और इस झगड़े के बाद करीब साल भर होने वाला था या 9-10 महीने हुए थे, महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग हो गई। बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी की मां और महालक्ष्मी की एक बड़ी बहन, वो दोनों भी वहीं रहा करते थे, एक अलग घर में। कुछ दिनों तक अलग होने के बाद महालक्ष्मी अपनी मां और अपनी बहन के साथ बेंगलुरु में रही। फिर उसने एक अलग किराए का रेंट पे घर ले लिया। 3 मंजिला इस मकान का 1 रूम सेट बेंगलुरु के वेयालिका 1 अपार्टमेंट में। जब पति के साथ अलग हुई तो शुरू के 4 महीने महालक्ष्मी के साथ उसकी बेटी थी। फिर 4 महीने के बाद हेमंत दास को उसने अपनी बेटी को दे दिया। अब हेमंत दास भी बेंगलुरु में एक अलग इलाके में रहता और अपनी बेटी के साथ बीच में कभी 15 दिन, कभी 1 महीने में महालक्ष्मी अपनी बेटी से मिलने आती। हेमंत 10 के घर पर बेटी के साथ कुछ देर रहती और फिर चली जाती। यही सिलसिला चल रहा था और सब कुछ ठीक था। फिर अचानक होता यह है कि 2 सितंबर 2024 ये आखिरी दिन था जब महालक्ष्मी ने फोन पर किसी से बात की थी। 2 सितंबर के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। घर वालों ने, मां ने, बहन ने, एक भाई नेपाल से, वो भी लगातार फोन करता पर वो फोन नहीं उठाती। धीरे धीरे वक्त बीता और आखिरकार इस वेलकल इलाके के जिस घर में किराए पर महालक्ष्मी रहती थी, उसके घर के आसपास रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने रूम मालिक को शिकायत की। कंप्लेन ये थी कि महालक्ष्मी के घर के अंदर से कुछ अजीब जी बदबू आ रही है। जब मकान मालिक आया और उसने भी देखा तो उसे भी लगा कि हाँ, बदबू तो आ रही है। जब रेंट एग्रीमेंट हुआ था तब महालक्ष्मी ने अपने कुछ घर वालों के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे। उनमें उसकी मां और बहन का भी नंबर था जो बेंगलुरु में ही रहते थे, उस घर से कुछ दूरी पर। मकान मालिक ने अब महालक्ष्मी की मां को फोन किया और कहा कि महालक्ष्मी कहां है। मां ने परेशान होकर कहा कि मैं तो करीब 15-20 दिन से उसे लगातार फोन कर रही हूं। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है उसका और उसका कोई पता नहीं है। हमने मॉल जाकर भी पता किया तो पता चला वो शॉप पर भी नहीं आ रही है। तो मकान मालिक ने कहा कि यहां बदबू आ रही है, उसके घर से पड़ोसी कह रहे हैं। ये सुनते ही पूरे घर वालों का दिल अचानक बैठने लगता है, क्योंकि हाल फिलहाल में मीडिया में इस तरह की तमाम खबरें चल रही हैं।
और किसी घर से बदबू आए तो उसका मतलब कुछ ना कुछ डराने वाला होता ही है। ये सुनते ही माँ और बहन तुरंत भागती महालक्ष्मी के घर पहुंचती है और मकान मालिक तब तक पहुंच चुका था। एक स्पेशल की उसकी माँ के पास था, क्योंकि महालक्ष्मी वहां कई बार रही थी, और फिर एक चाबी उसने माँ को दे रखी थी कि अगर शॉप वगैरह के बीच में कभी आना हो तो माँ आ सकती हो। तो उस एक्स्ट्रा चाबी के साथ माँ और महालक्ष्मी की बहन उसके घर पर पहुंचती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही एक तेज बदबू उन दोनों को एहसास होता है। कमरे में अंधेरा था। करीब दोपहर के उस वक्त 3:30 बज रहे थे। ये बात सैटरडे यानी 2 दिन पहले की है, यानी 21 सितंबर की। अचानक से जब बदबू तेज आने लगी तो माँ और बेटा दोनों का दिल बैठ गया, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि फर्श पर कुछ अजीब सी चीज है। तो उन्होंने ध्यान दिया, फिर लाइट जलाई तो पूरे कमरे में ब्लड का ही निशान था। पूरे ब्लड का थक्का जमा हुआ था। इसके अलावा उस कमरे में जब उन्होंने देखा तो फर्श पर जगह जगह छोटे छोटे इंसानी टुकड़े पड़े हुए थे। देखते ही माँ और बहन कमरे से चिल्लाते हुए बाहर लौटती हैं। तब तक पड़ोसी साथ में थे, मकान मालिक भी साथ में थे। वो भी घबराया गए और फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस की टीम कमरे में दाखिल होती है और जैसे ही दाखिल होती है पुलिस की टीम तो वो भी वापस बाहर आ जाती है। तो कातिल कौन है, कत्ल का मकसद क्या है, ये तो सामने आ ही जाएगा। ऐसे कई कत्ले होते हैं जिसमें शुरुआत में कुछ पता तो नहीं चलता, लेकिन फिर केस सुलझता तो है ही। तो बदबू पुलिस से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद फौरन मास्क मंगाया जाता है। डबल मास्क पुलिस के लोग लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से अंदर जाते हैं। 2-4 पुलिस वाले तो उल्टियां कर चुके थे। तो पुलिस वालों को कमरे में उन्हें सबूत भी देखना है और यह भी देखना है यहां है क्या। फर्श पर पड़े इंसानी टुकड़ों के कुछ निशानियां उन्हें यह बता रही थीं कि यहां क्या हुआ है। तभी उनकी नजर पड़ी एक लकीर सी खींची हुई सामने फ्रिज पर। 165 लीटर मॉडल का, और उस फ्रिज से एक निशान निकल रहा था। नीचे जमीन से ऐसा लगता था कि जैसे फ्रिज से ब्लड निकल रहा हो, और वो ब्लड खून जो अपना निशान बनाता जा रहा है। फ्रिज थोड़ा सा खुला हुआ था। तो पुलिस वालों ने पूरा दरवाजा खोला और फिर तेज बदबू आने लगी। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, एक्स्ट्रा मास्क लगाते हैं, अंदर जाते हैं। तो जब फ्रिज खोला तो उसके अंदर का मंजर कुछ ऐसा था कि सबसे ऊपर के खाने में 2 इंसानी पैर थे, बीच में जो फ्रिज का हिस्सा था उसमें बाकी अलग अलग महालक्ष्मी के टुकड़े थे, और सबसे निचला जो हिस्सा था फ्रिज का उसमें एक सर रखा हुआ था। पुलिस वालों का भी हौसला जवाब दे देता है। ये देखते ही वो बिना कुछ छुए हुए बाहर आ जाते हैं। फौरन अपने आला अफसरों को फोन करते हैं। फौरन फोरेंसिक टीम को फोन किया जाता है। इसके बाद फोरेंसिक टीम आती है। इधर तब तक उस पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल चुकी थी कि बेंगलुरु में भी दिल्ली वाला सेम केस हो चुका है। अब उस मोहल्ले में हर एक के नाम पर श्रद्धा और आफ्ताब पूनावाला का नाम था, और लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। पुलिस वालों को भीड़ को कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से और फोर्स मंगाई गई और भीड़ को हटाया गया। उसके बाद फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई। जब फोरेंसिक टीम आई तो उन्होंने कमरे को देखकर उनका भी एक तरह से उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने कहा, यहां किसी खास एक्सपर्ट को और बुलाना पड़ेगा। फिर एक सरकारी हॉस्पिटल से कुछ मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया ताकि वो इन इंसानी टुकड़ों को चुन सके। वो आते हैं, उसके बाद एक एक कर सारे टुकड़ों को निकाला जाता है और गिना जाता है। 30 से 40 के बीच में टुकड़े किए गए थे उस बॉडी के, और उसे देखकर यह अंदाजा हो रहा था कि ये लाश किसकी है। मां बहन समझ चुकी थी कि फ्रिज से जो निकली है वो महालक्ष्मी है। 29 साल की महालक्ष्मी की लाश को अस्पताल भेज दिया जाता है। कमरे से जितने सबूत थे उसे उठाए जाते हैं और उसके बाद पुलिस उसे सील करती है। कमरे की तलाशी लेने से पहले जब पुलिस तलाशी लेती है तो उसी कमरे के बेड के नीचे से पुलिस की एक फोन मिलता है। फोन मां और बहन को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि ये फोन महालक्ष्मी का है। जब पुलिस उस फोन को देखती है तो फोन स्विच ऑफ था। उस फोन के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को देखती है तो ये पता चलता है कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था, या 2 सितंबर को इस पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की टीम इस घर में पहुंची थी 21 सितंबर को और फोन स्विच ऑफ हुआ था 2 सितंबर को। जिस तरह से बॉडी मिली
जिस तरह से कमरे में तमाम निशान मिले, उससे यह साफ हो गया था कि महालक्ष्मी का कत्ल 19 दिन पहले हुआ है, यानी 2 सितंबर को। और उसी दिन शायद उसके लाश के टुकड़े किए गए या उसके अगले दिन किए गए और फिर फ्रिज में रखा गया। बाहर का दरवाजा बाहर से लॉक था, अंदर से था नहीं। अब पुलिस ने सारी चीजें समेटी। उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब सवाल यह था कि महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने मारा। पुलिस ने हर कैरेक्टर के ऊपर अपने शक की सुई घुमाई। मां से बात हुई, बहन से बात हुई। तब तक नेपाल से महालक्ष्मी का भाई भी आ चुका था। सब कुछ हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद पुलिस ने उन टुकड़ों की शक्ल में उस लाश को घर वालों को सौंप दिया। बेंगलुरु में महालक्ष्मी का अंतिम संस्कार हुआ। पति हेमंत दास को खबर मिली, वो भी आया, लेकिन वो सस्पेक्ट नंबर 1 था, शक के घेरे में। तो वो आया, उससे पुलिस ने उससे कहा कि तुम बेंगलुरु छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उसे थाने बुलाया गया, लगातार पूछताछ चली। अब पुलिस पूरी कहानी जानना चाहती थी। और ऐसा क्यों हुआ? जिस इलाके में हुआ, इत्तेफाक से उसके घर के आसपास बहुत ही एक नॉर्मल सी लोकल जगह थी, तो ऐसा कोई सीसीटीवी नहीं था जिससे पता चल सके। लेकिन जब पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो पता चला कि महालक्ष्मी ने करीब 5 महीने पहले यह घर रेंट पर लिया था, 1 रूम सेट। और पड़ोसियों से उसकी बहुत ज्यादा किसी से जान पहचान नहीं थी। और उसकी एक वजह थी, उसका वो रूटीन। वो डेली सुबह 9:30 बजे पर अपने घर से निकल जाती थी और रात 10:30 बजे से पहले कभी वापस नहीं आती थी। तो सुबह लोग जनरली उठते हैं और ऑफिस के लिए चले जाते हैं, किसी से ज्यादा मुलाकात नहीं होती। तो ये भी 9:30 पर निकल जाती थी और जब आती थी तब तक 10:30 बज चुका होता था, यानी सोने का टाइम हो चुका होता था। तब तक सभी सो चुके होते थे। तो कोई पड़ोसी ने कभी देखा नहीं। कई बार बस ऐसा हुआ कि कुछ पड़ोसियों ने देखा कि कभी कभी महालक्ष्मी को पिक करने के लिए एक अनजान शख्स आता था, जो उसको अपनी बाइक पर लेकर जाता था, कभी कभार। फिर पड़ोसियों ने कहा कि एकाध ऐसा कोई शख्स आया था जो बीच में कुछ दिनों तक महालक्ष्मी के इस घर में रहा था, लेकिन कौन था ये पता नहीं। लेकिन अब पुलिस के शक की सुई उसी अजनबी की तरफ घूम गई। अब फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पुलिस ने गहराई से पूछताछ की कि आखिर एक पति पत्नी की शादी को सिर्फ 5 साल हुए हैं, 4 साल की उनकी बिटिया है और पूरा परिवार बेंगलुरु में है, लेकिन अलग अलग है। मां बहन अलग है, महालक्ष्मी अलग है, पति बेटी के साथ अलग है। तो इस फैमिली की कहानी क्या है? तो जब ये सारी चीज पता की तो पता चला कि दोनों के रिश्ते ठीक थे। लेकिन 2023 में अचानक महालक्ष्मी को लेकर हेमंत दास को शक हुआ कि एक ब्यूटिशियन या हेयर स्टाइलिस्ट जो उत्तराखंड का रहने वाला है, उसके करीब आ गई है महालक्ष्मी। और हेमंत ने कई बार उसको देखा साथ में, कई बार फोन पर बात करते हुए। और हेमंत को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हेमंत ने कई बार बातचीत की महालक्ष्मी से। इस पर वो नाराज हुई, दोनों में झगड़ा हुआ। लेकिन हेमंत ने फिर जासूसी शुरू की और उसे इस बात का यकीन हो गया कि महालक्ष्मी जो बेंगलुरु में उस उत्तराखंड का वो जो नौजवान है, उसके साथ इसका अफेयर है। और इसी के बाद फिर 1-2 दिन दोनों में झगड़ा हुआ और ये तय हुआ कि वो दोनों अलग रहेंगे। हेमंत दास घर से चला गया और बेटी महालक्ष्मी के पास थी। लेकिन 4 महीने के बाद बेटी को महालक्ष्मी ने हेमंत दास को सौंप दिया। अब हेमंत दास बेटी के साथ रहता। महीने में 15 दिन में एक बार महालक्ष्मी छुट्टी के दिन संडे को अपनी बेटी से मिलने हेमंत दास के घर जाती और लौट आती। दोनों पति पत्नी के रिश्ते अब ऐसे ही थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो पुलिस ने पूरी तफ्तीश की। इस दौर में हेमंत दास ने क्या क्या किया, उसकी भी तफ्तीश की। घर वालों से पूछा तो ऐसा लगा कि शायद हेमंत दास बेदाग हैं अभी तक। कम से कम अभी तक 21 सितंबर को लाश मिली। आज 23 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं। अब मामला इतना बड़ा था कि मीडिया में हाई प्रोफाइल ये केसेस हर जगह फैल गया। कर्नाटक में बेंगलुरु के खुद कमिश्नर सामने आए। उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि अभी हमने केस सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आपको इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर असर ना पड़े, इसलिए पूरी कहानी नहीं बता सकता हूं। इतना बता सकता हूं कि जो कातिल है, जिसने कत्ल किया है, वो कर्नाटक का नहीं है बल्कि कोई आउटसाइडर है। ये उनके कोट अनकोट जो लाइन उन्होंने कही है कि वो आउटसाइडर है,
अब यहां पर आउटसाइडर महालक्ष्मी का पति हेमंत भी है। महालक्ष्मी का अगर वो अफेयर है तो वो भी है, क्योंकि कर्नाटक का वो नहीं है। लेकिन इनमें से कौन है कातिल? पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड, पड़ोसियों की गवाही, उस अजनबी और अनजान शख्स जो उसे लेने आता था, उसके बारे में जानकारी यही सारी जुटा रही है। लेकिन पुलिस को एक और भी बात अजीब लगी, वो जो ये कि जो महालक्ष्मी एक नामचीन मॉल के एक बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट के शॉप में टीम लीडर थी, एक सेल्समैन की तरह। और वो अगर 15-20 दिन से शॉप नहीं आ रही, ड्यूटी पर नहीं आ रही, तो उन्होंने भी पलट कर जानने की कोशिश क्यों नहीं की? हालांकि जो शुरुआती है वो ये है कि महालक्ष्मी को फोन किया गया था, लेकिन उनका कहना था कि फोन स्विच ऑफ था, तो ये हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि कातिल कौन है? और क्या वही अजनबी शख्स जो महालक्ष्मी के घर में वो वही है जो उत्तराखंड का वह हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट, या ये कोई और शख्स है? हेमंत दास का इसमें क्या रोल है? क्या उसने ये मान लिया था कि महालक्ष्मी का किसी और के साथ अफेयर है? वो अपनी बेटी के साथ अपनी खामोशी से जिंदगी जिएगा। उसके पेरेंट्स भी बेंगलुरु में रहते हैं, तो हेमंत दास अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बेटी के साथ रहता है। तो क्या उसने महालक्ष्मी को माफ कर दिया और वो अलग अब जिंदगी के साथ अपने आप में संतुष्ट था? क्या वो अजनबी जो आकर घर में रुकता था वो वही है जो उत्तराखंड का नौजवान है, या फिर कोई और है? और अगर ये अफेयर की वजह से हुआ तो फिर कातिल कौन है? हेमंत दास, या जिससे अफेयर था वो, या फिर इस केस में कोई एक नया और दूसरा कैरेक्टर या किरदार है? क्या वो घर में आने वाला कैरेक्टर और महालक्ष्मी का जिसके साथ अफेयर है, कथित तौर पर क्या वो दोनों एक ही हैं, अलग अलग? इन सारे सवालों के जवाब बेंगलुरु पुलिस इस वक्त जानने की कोशिश कर रही है। 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और तीनों टीमें हर चीज पर बारीकी से काम कर रही है। लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं बेंगलुरु पुलिस के, वो ये है कि आउटसाइडर का काम है। और बहुत मुमकिन है कि शायद वो जो जिसके साथ हेमंत को शक है कि उसका अफेयर था, कहीं वही तो कातिल नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस को श्रद्धा केस के बारे में पूरी जानकारी है। इसीलिए कातिल के साथ साथ पुलिस कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ और चीजों पर काम कर रही है। जैसे इस फ्रिज का यूज कब से हुआ, ये कब आया, कत्ल से पहले आया या 2 सितंबर से पहले से ही ये था? जिस तरीके से बॉडी के पार्ट्स अलग किए गए हैं या टुकड़े किए गए हैं, उससे साफ है कि इसके लिए कोई बहुत तेज और खास वेपन का इस्तेमाल किया गया है या धारदार हथियार का। तो क्या इस लोकेलिटी के इर्द गिर्द ऐसे शॉप है जहां इस तरह के हथियार बिकते हैं? और क्या 2 सितंबर से लेकर या 30 अगस्त के बाद से लेकर 5 सितंबर तक के आसपास के किसी शॉप से किसी ने ऐसे तेजधार हथियार खरीदे हैं? उनकी लिस्ट के नाम पर एक टीम और भी लगी हुई है। तो श्रद्धा केस को सामने रखकर बेंगलुरु पुलिस कई पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। और मैं भी जानना चाहता हूं कि इस कहानी का क्लाइमैक्स है क्या? आखिर कौन है महालक्ष्मी का कातिल और क्या मोटिव हो सकता है? तो जैसे ही इन चीजों का खुलासा होगा, कातिल पकड़ा जाएगा, बेनकाब होगा, या बेंगलुरु पुलिस सामने आकर दावा करेगी कि उसने इस केस को सुलझा दिया है, तब आप तक उसकी पूरी जानकारी जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।